तो आप लोगों को तो पता ही है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, बहुत सारे फंसे हुए हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कह रही हो कि हम लिया है, मगर वो दोगलापंती कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ अपनी बयानबाजी में लगी हुई है, अपनी प्रमोशन में लगी हुई है। तो जो फंसे हुए हैं विदेश के अंदर, तो इसके चलते बहुत सारे लोग अभी सर्च कर रहे हैं कि अगर हमें पढ़ना हो बाहर, तो उसके लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए क्या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब तरीका कैसा है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। और इसमें ये भी बहुत लोग सर्च कर रहे हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल जो फॉलो करने पड़ते हैं वो है। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करूँगा। तो मेरे साथ अभी है साहिल, जिसने इस चीज़ के बारे में पूरा अभी एक्सपीरियंस किया रिसेंटली, और इसने कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया पढ़ने के लिए। तो इस बारे में ये डिटेल में बताएगा, अपना एक्सपीरियंस कैसा था, और ये बताएगा कि क्या प्रोसीजर इसने फॉलो किया। तो हेलो साहिल, वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। तो अभी आपको वीज़ा का बताना है। पहले पासपोर्ट का बता दे पासपोर्ट का कि पासपोर्ट के लिए क्या प्रोसीजर होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें क्या डोंट है जो हमें नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आपका आता है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना एक सेकेंड, अगर ये बोर्ड भी ज़्यादा समझ में आएगा पॉइंट वाइज, सही है ना। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आपका पासपोर्ट होना। तो पासपोर्ट आपको कैसे बनवाना है वो सब चीज़ें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने फेस करी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है अगर वाली प्रॉब्लम आपको हो जाए तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको वो चीज़ की दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो मैंने अपना गाइस जो है अपना पासपोर्ट जो है वो अप्लाई किया। पासपोर्ट अप्लाई करने का पूरा होल प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन आप कर सकते हो इजीली। उसकी भी वीडियो जो है वो भैया आपको रिसेंटली अभी आने वाले टाइम में दे ही देंगे, फटाफट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो सबमिट करनी होती है वो आपको बता देंगे, और स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसके अंदर अब जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे भी राइटिंग आएगी वो देख लेना। तो सबसे पहला स्टेप आपका जो होता है वो आपको याद रखना है कि आपका जो नेम है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है 3 वर्ड मतलब उसमें आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है इकरामुल हक अंसारी, तो मेरे पास 3 वो वर्ड्स मतलब आती है चीज़ें। तो आपको वो कैसे लिखना है अपने पासपोर्ट के अंदर। तो पासपोर्ट के अंदर हमेशा गाइस जब भी आपका नाम आता है, ऐसा आपका लंबा नाम है थोड़ा सा, तो आप उसके अंदर जो आपका मिडल नेम जो है वो भी आप इंक्लूड कर दोगे, आप इंक्लूड करोगे अपने फर्स्ट नेम के अंदर, जिसको बोला जाता है पासपोर्ट के अंदर गिवन नेम। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है अपना गिवन नेम के अंदर आपका फर्स्ट नेम और मिडल नेम। ओके, तो उसको आप दोनों को इंक्लूड करोगे और अपना लास्ट नेम के अंदर अपनी कास्ट लिखोगे। फॉर एग्जांपल इकरामुल हक अंसारी, तो इकरामुल हक जो है वो मैं अपना डालूंगा गिवन नेम के अंदर, और जो लास्ट नेम है उसके अंदर मैं डालूंगा अंसारी। तो सबसे पहली चीज़ आती है नेम। गिवन नेम आपका हो जाएगा फर्स्ट प्लस मिडल, और आपका लास्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम जो आपकी कास्ट होगी, ठीक है। कास्ट या सरनेम? सर नेम लिख देते हैं, शर्मा, त्रिवेदी, सब। तो ये चीज़ आपकी सबसे पहले हो गई है। उसके बाद गाइस आपका आता है कि आप जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। एक होती है ECR और एक होती है ECNR। जो अगर आप 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपका जो कैटेगरी होगी वो होगी ECNR। उसके अंदर आपको क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो और वहाँ पर जब आप जाते हो, जो आपका जो क्या होता है उसको, जो भी यहाँ पर भी क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, उसका नाम भी होता है कुछ अलग, भूल गया मैं भी। तो आप जब वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए। तो ECNR क्या होता है, उसके अंदर आपका ये होता है कि आप 10th से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपका वो है ECNR कैटेगरी। अगर आप 10th से नीचे पढ़े लिखे हैं तो आपका जो है ECR कैटेगरी होगा, वो आपका होता है। तो उसके अंदर आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कराने होते क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये चीज़ होती है, 2 कैटेगरी हो गई आपकी पासपोर्ट की। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कौन सी कैटेगरी है, और उसी को वाला ऑप्शन आपको जो है वो आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखता है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा कैटेगरी है, उसको सिलेक्ट करना है पहले तो।
सॉरी वीज़ा कह रहा हूँ मैं, पासपोर्ट कैटेगरी। अब इसके बाद गाइस आता है आपका जो एड्रेस है। एड्रेस क्या होता है पासपोर्ट के अंदर मेनली सबसे बड़ा मेरे को जो है ड्रॉबैक यही लगा कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कैरेक्टर मिलते हैं आपको एड्रेस लिखने के लिए। तो मेरा एड्रेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा उसको शॉर्ट में करके फिर लिखा है, और उसके बाद भी जो है मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो बट उसके अंदर लिमिटेड कैरेक्टर थे, तो मेरे को मजबूरी में वो वही लिखना पड़ा जो मेरे को वहाँ पर जितना मिले मेरे को उसके अंदर अल्फ़ाबेट। तो मैंने शॉर्ट में करके लिखा, जितना आप अच्छे से लिख सकते हैं कम अल्फ़ाबेट यूज़ करके, तो उतने में आप उसको ट्राई करें लिखने की। और दूसरी चीज़ उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी मेरे को, जो मेरा जो एरिया है उसका 77 है उसका पिन कोड, तो मैंने उसको डाल दिया था अपना 77, ठीक है, एप्लीकेशन करते हुए। तो 77 मैंने पिन कोड डाल दिया था। तो इसका भी बहुत बड़ा दिक्कत होती है आपको। क्या हुआ था कि मैं जब पासपोर्ट ऑफिस गया तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस का जो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो 77 कोड है जो वो अपडेट ही नहीं था। तो वहाँ पर जो है 75 कोड आ रहा था। एक्चुअली 75, 76 और 77 ये तीनों पिन कोड है जो मेरे एरिया के जो एक पोस्ट ऑफिस है राजनगर 2 पड़ता है सेक्टर 23 का, तो उसी के अंदर आते हैं। तो मैंने वहाँ पर 77 लिख रखा था, बट उनके सॉफ्टवेयर के अंदर 77 जब मैं अपना पिन कोड डाल रहा था तो जो एक्चुअल में जो पुलिस स्टेशन जो आता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है आपके पासपोर्ट की, तो पुलिस स्टेशन जो आता है सेक्टर 23 का, तो वो वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा था उसके अंदर। तो मैंने उनको बहुत बार बोला कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर मेरे को। तो उन्होंने ना वहाँ से मेरे को 77 हटा के 75 लिख दिया उसके अंदर। 75 लिखने के बाद अब क्या हुआ कि अब वहाँ पर कोई 77 का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। मैंने उनको बोला तो कह रहा है ये तो हमारे में आ ही नहीं रहा, सिस्टम के अंदर अपडेटेड ही नहीं है, तो उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके अंदर आगे दिक्कत ना आए बस मेरे को। तो मैंने वो करवा दिया उस वक्त। तो मेरे को लगा कोई बड़ी डील नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी खास, ठीक है। तो उस टाइम हो गया, तो मैंने वो अपडेट करा दिया। मैं उसके बाद सेकंड लेवल पे गया, सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, सारी चीज़ होने के बाद मेरा फाइनल सारी चीज़ हो चुकी थी, ठीक है। बट अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम जो आई मेरे को वो आ गई जो जब मेरा पासपोर्ट वहाँ से बन के आ गया, वो क्या हुआ कि 75 उसके अंदर लिखा हुआ था। पता नहीं अब वो कैसे उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने काट के उसको 45 कर दिया। 45 करने के बाद वो चला गया द्वारका सेक्टर 6 वाली जो पोस्ट ऑफिस है उसमें। अब क्या होता है, पासपोर्ट हमेशा जब भी आएगा वो आपके एड्रेस पे ही आएगा और आपको रिसीव करना पड़ेगा, वो तभी आपको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि वो मेरे एड्रेस पे आया ही नहीं, सेक्टर 6 वाले उसमें चला गया, उन्होंने काट के 75 को 45 कर दिया लिख के। तो वो वहाँ से चला गया फिर दूसरा पालम वाले उसमें पोस्ट ऑफिस में। तो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ से उन्होंने रिवर्ट बैक कर दिया था वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस। तो उसके बाद मैंने दोबारा से एप्लीकेशन पासपोर्ट ऑफिस में आके दोबारा से रिक्वेस्ट डाली कि मेरा जो पासपोर्ट है वो गलत एड्रेस पे चला गया था, इस वजह से वो रिटर्न आ गया, तो आप इसको रीसेंड कर दीजिए। तो वहाँ पर रीसेंड का आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो वो पूछते हैं कि क्या रीज़न था, तो मैंने उनको रीज़न बताया कि सर वो गलत पोस्ट ऑफिस में चला गया था। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करा, ठीक है। ट्रैक करने के बाद कैसे क्या हुआ कि मेरे को देखा कि वो अगेन वही चीज़ हुई, 75 को काट के 45 कर दिया, वो चला गया दोबारा के सेक्टर 6 वाले उसमें। तो मैंने वहाँ पर जाकर उनको बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी आज तो गाइज़ यहाँ पर ये हुआ कि मैं दोबारा से वो उधर सेक्टर 6 वाले मार्केट वो चला गया पोस्ट ऑफिस। फिर वहाँ से उन्होंने भेजे थे पालम। फिर मैं पालम में गया, वहाँ पर जाके जो उनका पोस्ट ऑफिस के जो मास्टर बैठे थे, हेड मास्टर, उनको मैंने बोला, उनसे बात करी। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है मेरा पासपोर्ट जो है वो मेरे को दिया। और रिक्वेस्ट आप समझ जाओ किस टाइप की रिक्वेस्ट थी वो। तो उसके बाद ही वो मेरे को मिला। तो मैं इनडायरेक्टली जो मेरा जो पासपोर्ट 1500 में बन जाना चाहिए था वो मेरे को 2400 का पड़ा। तो आप समझ जाओ फिर बाकी। तो ये चीज़ थी। तो आप जो है अपना ये पिन कोड का है जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। पिन कोड कभी भी गलत ना हो, बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर उनके सिस्टम में नहीं आ रहा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। तो उनको आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली आपका जो पिन कोड पड़ता है उसी एड्रेस को लिखवाना है आपको उसके अंदर, ठीक है। तो सब तीसरी चीज़ आ जाती है पिन कोड। सो गाइज़ अब यहाँ पर हम बात करते हैं वीज़ा की। जो मैंने अपना वीज़ा जो लगाया था वो लगाया मैंने अपना कनाडा स्टूडेंट वीज़ा का। तो सबसे पहले तो बात आती है कि वीज़ा की कैटेगरी क्या क्या होती है, ठीक है। वीज़ा की 2 कैटेगरी होती है गाइज़, एक होती है SDS, एक होती है नॉन SDS। SDS के अंदर गाइज़ आपको जो है आइल्स की ज़रूरी होती है, आइल्स। और
आइट्स आपको हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि कोई से भी कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आइट्स मांगते ही मांगते हैं, कनाडा की, खासकर कनाडा की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। तो यहाँ पर उसके लिए आपको आइट्स देना पड़ता है सबसे पहले। तो आइट्स के अंदर आपके अगर 6.5 नोट लेस देन 6 अगर आपके बैंड है, तो आपकी जो वो वीज़ा फ़ाइल है वो आपकी जाती है एसडीएस कैटेगरी के अंदर, जिसको कहा जाता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। और इसके अंदर और एसडीएस और नॉन एसडीएस के अंदर फ़र्क यही है कि एसडीएस की जो फ़ाइल होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कम होता है, वो 20 दिन का होता है ओनली, ठीक है। और जो नॉन एसडीएस होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके जो प्रोसेसिंग टाइम होती है वो 3 महीने का होता है। और दूसरा उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है एसडीएस के अंदर, कि आपको 1 साल की फ़ीस, और अज्जू आराम से बैठो आप, एसडीएस के अंदर गाइस आपको जो है 1 साल की फ़ीस और जीआईसी 1 साल का जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो आपको सबमिट करना होता है और 1 साल की फ़ीस जमा करनी पड़ती है। और उसके साथ आपके आइट्स के जो बैंड है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 होने चाहिए। उसके बाद ही आपकी जो फाइल जो है एसडीएस कैटेगरी के अंदर लगेगी, ठीक है। और दूसरी जो नॉन एसडीएस है उसके अंदर अगर आपकी किसी के अंदर 5.5 भी है तो भी आपका चलेगा और आइट्स आपको चलेगा। और आपको कॉलेज में अगर एडमिशन मिल गया है तो आपकी फ़ाइल लगा सकते हो आप नॉन एसडीएस के अंदर। उसके अंदर आपको गाइस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कुछ, कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो क्या है, क्योंकि उसके अंदर आप जो है फ़ीस जमा नहीं करा रहे होते पूरी साल की। और जो जीआईसी है, जीआईसी भी आप पे नहीं कर रहे होते, तो आपको उसके अंदर फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो ये फ़र्क होता है दोनों वीज़ा का। वीज़ा अप्लाई करने से का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका जो है आप अपने जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर अप्लाई करते हैं ऑफ़र लेटर के लिए, और उसकी कुछ पेमेंट होती है। हर कॉलेज का अलग अलग जो होता है वो पेमेंट होती है। तो आप उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी आप पे कर देंगे, उसके बाद जो है आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा अगर मिलना होगा तो। और उसके बाद जो है गाइस आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है, और उसके अंदर सारे आपके जो कोर्स की डिटेल्स होती हैं और पीरियड होता है, कितने टाइम से कितने टाइम तक का पीरियड है वो सब मेंशन होता है। उसके बाद वो आपका अप्लाई रिसीव हो जाता है। रिसीव होने के बाद गाइस आप जो है उसके बाद अपनी, अगर आपके एसडीएस कैटेगरी है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, जीआईसी अमाउंट अपना पे करते हैं उसके अंदर। और 2 बैंक हैं ऐसे तो मेनली, स्विस वो क्या बोलते हैं स्कोशिया और CIBC, तो उन दोनों में आप अपनी जो है जीआईसी अमाउंट पे करेंगे और उसके बाद आपको जो है एक वेलकम लेटर मिलेगा। और तो वो वेलकम लेटर जो होता है वो वीज़ा फाइल के अंदर अटैच होता है। और उसके बाद गाइस आपको दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है, 1 साल की जो फ़ी होती है वो पेमेंट कर रखी हो आपने, तो उसकी रिसिप्ट चाहिए होती है। तो आप 1 साल की जो फ़ीस है वो सबमिट करेंगे और उसकी एक रिसिप्ट आपको रिसीव होगी कॉलेज की तरफ से, वो भी आपको अपनी फ़ाइल के अंदर लगानी होगी। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपके 10th और 12th की मार्कशीट और जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो ये सारी तीनों चीज़ें लग जाएंगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये भी लगाने पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ हो गई। उसके बाद गाइस आपके पास होता है आपकी एक फ़ोटो लगती है। फ़ोटो का आपको जो है पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप जब आप सबमिट करेंगे तो किस साइज़ के अंदर चाहिए होती है वो आपको मेंशन होता है उसके अंदर। वीज़ा फाइल करते वक्त जब आपको आ जाता है उसके अंदर सारा डिटेल्स। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद गाइस आपके पास होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया आपके पास, फ़ी रिसीट आ गई, जीआईसी आ गई। और गाइस इसके बाद आपके पास आ जाता है आपको एक रिज्यूमे बनाना पड़ता है, सीवी, कि आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या काम करा है क्या नहीं करा है। अगर ग्रेजुएशन के बाद आपका गैप है तो आपने उस गैप के अंदर क्या करा है, क्या काम नहीं करा है, सारी चीज़ें आपको डिटेल बतानी पड़ती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो उसके अंदर आपको जॉब का जो पूरा वो डिटेल देनी पड़ेगी कि आपका जो ये क्या बोलते हैं, सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है कि एग्जैक्टली कि आप जॉब कर रहे थे तो आप जेन्युइनली जॉब कर रहे थे कहीं, तो ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपकी लगती है एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज़ होगी। उसके बाद आप सिंपली सारे डॉक्यूमेंट आपके अटैच हो जाते हैं और आपको जो है वीज़ा फाइल करना, आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के आने के बाद। और उसके बाद बाकी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं तो उसके बाद आपको चाहिए होता है मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल आपको करवाना पड़ता है 2 ही, दिल्ली के अंदर 2 ही पैनल है। एक है क्या बोलते हैं मैक्स हॉस्पिटल में और दूसरा है साधु वसवानी। तो ये दोनों जगह ही अप्रूव्ड है कनाडा की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से। तो यहाँ पर आपको अपना मेडिकल कराना पड़ेगा। वो आपका मेडिकल जो है आपकी फाइल के अंदर अपडेट हो जाता है, ठीक है, जब आप करा लेते हैं। उसके बाद का आपका आता है BIL, जिसे कहते हैं बायोमेट्रिक लेटर। तो आप क्या है, तो वो जब लेटर आपका आता है तो आपको उसके बाद बायोमेट्रिक आपका बुक करना पड़ता है। VFS जो है अपना दिल्ली के अंदर, वहाँ पर आपको एक डेट मिल जाएगी, ऑटोमेटिक आती है। अब डेट पहले अपने खुद से सिलेक्ट करनी पड़ती है बट अब ऑटोमेटिक आती है।
तो वो आप सिलेक्ट कर ले, आ जाएगी आपके पास। फिर आपको बायोमेट्रिक देना होगा। उसके बाद ओनली आपको वेट करना है और अपने जो फाइल पे ध्यान रखना है कि कब क्या क्या चीज़ें स्टेटस में अपडेट हो रहा है। तो उसके बाद खाली आपका काम रहता है वेट करना। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वीज़ा फॉर कैनेडा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये था प्रोसीजर पासपोर्ट और वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। इसमें जो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब बताया हुआ साहिल ने। तो अगर आप लोगों को करने आए तो आप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर 11 ऐसे पॉइंट हैं जिनके अंदर अगर आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 11 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, वरना इंस्टाग्राम में कोई डीएम भी कर सकते हो, आपके स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। और अगर मेरे से नहीं पूछना, इससे पूछना तो इसके भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप लोग इसके मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, अच्छे से बनाऊंगा। फिलहाल आपको इसके प्रोफाइल में जाने के लिए एक लिंक दे दूँ मैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि क्या करता है, किस तरह की वीडियो बनाता है। बाकी इस वीडियो से बताया गया, वीडियो अच्छी लगी मीठी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।